नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का लघुत्तरीय प्रश्न। यह प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे और पिछले वर्षों में यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दे। यह प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, आप प्रश्न को अच्छे से समझ गए। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दें। तो आप यहां पर उत्तर में लिखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, जब महात्मा गांधी ने किसानों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया था। तो दोस्तों, आप लोग इतना समझ गए कि चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, जब महात्मा गांधी ने किसानों के अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया था। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और इसका उद्देश्य किसानों को उनके अधिकार दिलाना था। कारण देखिए क्या क्या कारण था। कारण लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था। किसानों पर अत्यधिक कर लगाया जा रहा था। ये सभी क्या है? कारण है। सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक विरोध किया और किसानों के लिए न्याय की मांग की। अब इसका परिणाम देखिए। अब यहाँ पे परिणाम लिखिएगा, जो उसने आंदोलन किया उसका परिणाम क्या निकला। ब्रिटिश सरकार ने किसानों के अधिकारों को मान्यता दी। तो ब्रिटिश सरकार उसमें हार गए और ब्रिटिश सरकार ने किसानों को उनका अधिकार देने के लिए मान गया, यानी ब्रिटिश सरकार ने किसानों के अधिकारों को मान्यता दी। अगला है किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने लगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने लगा। किसानों पर लगाया गया अत्यधिक कर हटा दिया गया। तो ये सत्याग्रह से पहले अत्याचार कर रहे थे, जो कि आप पढ़े आगे, और ये सभी क्या हुआ? हट गया। अधिक जो कर लगा मतलब टैक्स ले रहा था वह भी हटा दिया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की अहिंसक विरोधी की रणनीति की सफलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है? नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है? तो उत्तर में लिखिएगा यहां से, वैसी फसल जिसके उत्पादन को सीधे बाजार में बेचकर नगद पैसा प्राप्त किया जाता है नकदी फसल कहलाती है, जैसे आम, केला, लीची इत्यादि। वैसी फसल जिसे एक बार लगाकर कई वर्षों तक उत्पादन प्राप्त करता है रोपण कृषि कहलाती है, जैसे चाय, कॉफी। तो आइए अब नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर लिखते हैं। नकदी फसल और रोपण फसल में मुख्य अंतर यह है। लिखने के बाद आप लिख दीजिएगा नकदी फसल, और नकदी फसल दे करके यहां से आप नकदी फसल लिख करके यहां से 1 नंबर लिखिएगा, जो फसलें बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है। दूसरा नंबर लिखिएगा, इनका मुख्य उद्देश्य आय अर्जित करना होता है। तीसरा नंबर देकर लिखिएगा,
ये फसलें आमतौर पर एक सीजन में तैयार हो जाती है। चौथा नंबर देख लिखिएगा, इसकी कीमतें बाजार में तय की जाती है। इसकी कीमतें बाजार में तय की जाती है। और उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण में गेहूं, चावल, कपास, तंबाकू, ये सभी क्या है, नकदी फसल है। ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ लिया जाता है। अब देखिए रोपण फसल। रोपण फसल एक नंबर देख के लिखिएगा, जो फसलें व्यावसायिक रूप से उगाई जाती है और लंबे समय तक चलने वाली होती है। 2 नंबर देख रखिएगा, इनका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक लाभ कमाना होता है। यानी कि रोपण फसल में होता है कि व्यवसाय धंधा चलाना, लंबे समय तक कोई रोजगार करते रहना। अब देखिए 3 नंबर देकर के लिखिएगा, ये फसलें आमतौर पर एक से अधिक सीजन में तैयार होती हैं। यानी यह फसल जो रोपण होता है ये एक से अधिक सीजन में तैयार होती हैं। 4 नंबर देख करके लिखिएगा, इनकी कीमतें बाजार में तय नहीं होती हैं। तो इनका कीमत बाजार में तय नहीं होती है और यह फसल अक्सर अनुबंध के आधार पर बेची जाती हैं। तो यह फसल जो होता है कि अनुबंधन के आधार पर बेची जाती है। अब देखिए उदाहरण चाय, कॉफी, रबर, नारियल। चाय, कॉफी, रबर, नारियल, ये सभी क्या है, रोपण फसल है। डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो उत्तर में आप यहां से लिखिएगा, डांडी यात्रा का उद्देश्य नमक कानून के खिलाफ विरोध करना और ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना था कि भारतीय लोग उनके अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ खड़े हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो उत्तर में लिखिएगा, डांडी यात्रा का उद्देश्य नमक कानून के खिलाफ विरोध करना और ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना था कि भारतीय लोग उनके अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ खड़े हैं। आगे देखिए, डांडी यात्रा 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। डांडी यात्रा 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर गुजरात के साबरमती आश्रम से डांडी गांव तक 24 दिन की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना और ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना था कि भारतीय लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आगे देखिए, डांडी यात्रा के मुख्य उद्देश्य थे नमक कानून को तोड़ना और ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना कि भारतीय लोग उनके अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ खड़े हैं। नमक कानून को तोड़ना और ब्रिटिश सरकार को यह दिखाना कि भारतीय लोग उनके अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ खड़े हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को संगठित करना, ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना और उन्हें भारतीय लोगों की मांगों को मनाने के लिए मजबूर करना। ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना और उन्हें भारतीय लोगों की मांगों को मानने के लिए मजबूर करना। डांडी यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।
दांडी यात्रा एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रश्न को आप कॉपी में एक बार जरूर उतार लें और घर में एक दो बार जरूर पढ़ें, क्योंकि यह आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो आप इसे कॉपी में उतारिए। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न आपको 2 नंबर से बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। तो अब इसे अच्छे से समझिए। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? यह आपका प्रश्न 2 नंबर से पूछे जाएंगे। यहां पर आप उत्तर लिखेंगे और उत्तर में लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य या सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य या सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है और ना ही किसी धर्म को कम आंकती है। यह एक ऐसी नीति है जिसमें सभी धर्मों को सम्मान और अधिकार सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, आप समझिए। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य या सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है, यानी उसको बढ़ावा आगे नहीं देती है और ना ही किसी धर्म को कम आंकती है, यानी नहीं किसी धर्म को नीचा दिखाता है। यह एक ऐसी नीति है जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार और समान अधिकार, यानी कि एक समान, सभी धर्म को एक समान अधिकार और सम्मान दिया जाता है। अब देखिए धर्मनिरपेक्षता के मुख्य बिंदु। धर्मनिरपेक्षता के मुख्य बिंदु है, पहला नंबर है सरकार की धर्मनिरपेक्षता। सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है और ना ही किसी धर्म को कम आंकती है। दूसरा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता होती है। यानी भारत देश में आप देखते हैं कि सभी धर्म है, ईसाई है, सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, यानी कि बहुत सारा धर्म है जो अपने अपने समय समय पर धर्म मनाता है और यहां पर किसी को रुकावट नहीं डालता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र है। तो आप लोग बिल्कुल यहां पे समझ गए। अब देखिए तीसरा नंबर समान अधिकार। सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार और सम्मान दिया जाता है, यानी कि सभी अनुयायी, जैसे कि आप सभी जानते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, यानी कि जो भक्त होते हैं अपने अपने भगवान के, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अगला देखिए 4 नंबर धार्मिक सहिष्णुता। सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावनाएं होती हैं। आगे देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई, मुस्लिम, बहुत सारा है, और सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को शामिल किया गया है और यह देश की मूल नीति है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो
आप इसे अच्छे से उतार लीजिए कॉपी में और एक दो बार पढ़ के इसे अच्छे से समझ लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।